नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास अभिलेखों में नया सेशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। लास्ट सेशन तक आप लोगों ने 1460 ईस्वी का जो कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी, जो कीर्ति स्तंभ की नवी मंजिल पर स्थापित है, उसे आपने देखा था। कुंभलगढ़ शिलालेख अगला इस सेशन का जो सीरीज अपनी चल रही है, उसमें कुंभलगढ़ शिलालेख अगला इंस्क्रिप्शन है, अगला अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ के कुंभ श्याम मामदेव मंदिर से प्राप्त हुआ, 1460 ईस्वी का है और ये कुल 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण अभिलेख है। यद्यपि आप लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख भी मेवाड़ की राज प्रशस्ति है। आइएगा आरंभ करते हैं अपनी बात को। तो कुंभलगढ़ शिलालेख कुंभलगढ़ शिलालेख वही 1460 ईस्वी का है, 1460 ईस्वी, और जहां से प्राप्त हो रहा है वो है कुंभ श्याम या मामदेव मंदिर कुंभलगढ़। कुंभ श्याम अथवा मामदेव मंदिर, ये मंदिर याद रखिएगा कहां पर स्थित है, कुंभलगढ़ में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समकालीन नरेश जो है वो महाराणा कुंभा से संबंधित, याद रखिएगा, से संबंधित ये अभी ये शिलालेख है। महाराणा कुंभा का इसमें विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। कुल 5 शिलाओं पर, कुल 5 शिलाओं पर ये अभिलेख उत्कीर्ण है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कहीं से ही बन सकता है, किसी भी स्तर पर बन सकता है कि कुल कितनी शिलाओं पर कौन सा शिलालेख या अभिलेख। अच्छा, इसके प्रशस्तिकार या रचयिता के बारे में थोड़ी यहाँ दिक्कत है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का कहना है कि महेश भट्ट इस प्रशस्ति का रचयिता है, इस शिलालेख का रचयिता, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कान्हा व्यास को इसका श्रेय प्रदान किया जाता है। तो यदि हम प्रशस्तिकार की बात करें तो यहां पर महेश भट्ट का पक्ष लिया जा रहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा, जबकि यदि हम कान्हा व्यास की बात करें जो कि राज प्रशस्ति का रचयिता है, सो कान्हा व्यास का फेवर किया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के द्वारा, यानी कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। अच्छा, 5वीं जो शिला है वो प्राप्त नहीं है। कुल 5 शिलाओं पर है, जिन्हें पहली, तीसरी, चौथी शिला तो सुरक्षित है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड जो रॉक या शिला है वो खंडित है, और 5वीं शिला तो प्राप्त ही नहीं है। इसका मतलब ये पूरा अभिलेख प्राप्त नहीं है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनमें जो 5वीं शिला है वो अखंडित है। सेकंड शिला जो है वो खंडित है, ये तो अप्राप्य है, प्राप्त ही नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सुरक्षित है, जिनसे हमें इस अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में आराम से यहाँ से देख लीजिए, मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूँ ताकि आपको टाइम पर लिखने में सुविधा रहे, किसी भी प्रकार से दिक्कत ना रहे। कुल मिलाकर पहली बात यह कि ये वर्तमान में कहां पर संग्रहित है, उदयपुर संग्रहालय में। एक देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्तमान मतलब कोई भी जो शिलालेख के बारे में प्रश्न आएगा, अमुक शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में उपस्थित है। सबसे अधिक जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वो पहली से, थर्ड से और फोर्थ से। सेकंड खंडित है और फिफ्थ प्राप्त ही नहीं है। दूसरी शिला से हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? जो सेकंड रॉक है, जो दूसरी शिला है, देखो चित्तौड़ को आपने जौहर नगरी के रूप में भी कहा है, और वैसे तो तीर्थ नगरी के रूप में हमारे को पुष्कर राज आता है, लेकिन वैष्णवों का तीर्थ स्थल चित्तौड़ को बताया गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, और बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बतलाया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
पिछले सेशन में जो निकले हैं उनमें आपने बिजोलिया प्रशस्ति की, शायद पिछले सेशन की बात मैंने करी थी, 1170 ईस्वी का जो बिजोलिया प्रशस्ति है उसमें एक जिक्र आप लोगों के सामने, एक उल्लेख आप लोगों के सामने आया था कि बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर, क्योंकि उसमें चौहानों के लिए वत्स गोत्रोद्भूत शब्द का उल्लेख मिलता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने शाकंभरी के चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बतलाया है। अब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की दूसरी शिला से प्राप्त जानकारी के आधार पर गुहिलों को नागर ब्राह्मण बतलाया है। तो दूसरी चट्टान में पहली बात तो चित्तौड़ का उल्लेख प्राप्त हो रहा है वैष्णवों की तीर्थस्थली, वैष्णवों का तीर्थ या तीर्थ स्थल के रूप में इसको जिक्र किया जा रहा है चित्तौड़ को। और दूसरी बात, बप्पा रावल को, यह भी इंपॉर्टेंट है, बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया। इसी तथ्य के आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने गुहिल सिसोदिया वंश को, मेवाड़ के गुहिल वंश को, याद रखिएगा, नागर ब्राह्मण बतलाया दूसरी शिला से प्राप्त जानकारी के आधार पर। जो तृतीय शिला है वो बड़ी रोचक जानकारी प्रदान करती है। हम लोग बार बार अब तक कहते आए हैं कि जो गुहिल वंश है उसके संस्थापक गुहिल हैं और वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल हैं, लेकिन फिर यहाँ पर इस तीसरी शिला में एक मतलब बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर एक प्रस्तुत किया गया है। गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बतला दिया गया है, यद्यपि बप्पा को गुहिल वंश का प्रवर्तक अथवा संस्थापक बताया, देखिए वो गुहिल हैं असल में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, बप्पा को एक तो विप्र मतलब ब्राह्मण वंशीय बतलाया गया और ये कहा गया कि हरित ऋषि के योगदान से इनको संपूर्ण साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तो जो तीसरी चट्टान है, इस तीसरी चट्टान से जानकारी मिलती है कि गुहिल वंश का प्रवर्तक गुहिल वंश का संस्थापक इसमें बताया गया है, याद रखना, बप्पा रावल को। ठीक है, दूसरी बात, बप्पा रावल का पुत्र गलती से यहां पे बताया गया है किसे, गुहिल को। ये कुछ जानकारियां हैं, बड़ी ही अनैतिहासिक जानकारी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे प्राप्त होती है। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं रावल रतन सिंह के बीच में जो चित्तौड़गढ़ युद्ध लड़ा गया था, इस चित्तौड़गढ़ युद्ध में ये जो तृतीय शिला है कुंभलगढ़ प्रशस्ति की, वो जानकारी उपलब्ध करवाती कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए रावल रतन सिंह अपने 7 पुत्रों सहित शहीद हुए थे। याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन चाहूंगा। रावल रतन सिंह के पक्ष से लड़ते हुए जो सिसोदा, जो जागीर मिली हुई थी लक्ष्मण सिंह सिसोदा को, इसी सिसोदा जागीर से सिसोदिया नामकरण निकल रहा है। तो लक्ष्मण सिंह सिसोदा अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए अपने 7 पुत्रों से शहीद हुए थे। लेकिन लक्ष्मण सिंह सिसोदा का एक पोता हम्मीर सिंह सिसोदा जीवित रह गए थे, जिन्होंने 1326 ईस्वी में तुर्कों से पुनः चित्तौड़गढ़ को पाया और उसका जो नाम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रख दिया था, जिसकी जानकारी हमें 1325 ईस्वी के धाईबी पीर दरगाह अभिलेख से मिलती है। पुनः उसका नाम चित्तौड़गढ़ किया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, तो देख लीजिएगा। सेकंड चट्टान हो गई और तीसरी चट्टान से जो और जानकारियां मिल रही है वो क्या है, एक तो गलती की गुहिल वंश का संस्थापक बप्पा रावल है और बप्पा रावल का पुत्र गुहिल है। और एक जानकारी जो मिल रही है 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए
अलाउद्दीन खिलजी से, याद रखिएगा, लड़ते हुए लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों सहित, लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही रोचक तथ्य है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूं। बोर्ड पूरा भर चुका है, आप लोग आराम से इस जानकारी को प्राप्त क्या उतार लीजिए, ताकि आपके लिए काफी ये उपयोगी सिद्ध रहे। अब हम चतुर्थ शिला की बात आपके सामने करेंगे। देखिएगा, आई थिंक आप लोगों ने यहां तक का मैटर, जो चतुर्थ शिला हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह सिसोदा 7 पुत्रों सहित शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, कैसरिया हुआ, तो इसकी जानकारी तृतीय शिला दे रही है। 1460 ईस्वी का जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। चतुर्थ शिला से जानकारी मिलती है कि जो लक्ष्मण सिंह सिसोदा का एकमात्र जीवित पोता था हमीर सिंह सिसोदा, जो आगे जाकर 1326 ईस्वी में गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पुनः चित्तौड़गढ़ को प्राप्त करता है। हमीर सिंह सिसोदी और सिसोदिया राजवंश के गोहिलों की सिसोदिया शाखा, गोहिल राजवंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना करता चित्तौड़गढ़ में। उसको विषम घाटी पंचानन बोला गया है। फिर हमीर सिंह सिसोदिया के पुत्र, जिनको राणा क्षेत्र सिंह या खेता कहा गया है, उनका मालवा सुल्तान अमीर शाह या अली शाह के साथ संघर्ष बतलाए की जानकारी भी यही चतुर्थ शिला देती है, जिसमें मेवाड़ विजयी रहता है। तो आइएगा देख लीजिएगा, चतुर्थ शिला से जानकारी मिलती है कि हमीर सिंह सिसोदा की उपाधि क्या प्राप्त होती है, याद रखिएगा, विषम घाटी पंचानन। एक बार विषम घाटी पंचानन के रूप में हमीर सिंह सिसोदा को यहाँ पर, अब ये हमीर सिंह सिसोदा कौन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि आपके लिए भी जानना बड़ा ही रोचक रहेगा। क्या है ये चीज, देखिएगा। हमीर सिंह सिसोदा ने 1326 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से चित्तौड़गढ़ छीनकर, यद्यपि आप लोगों को जानकारी होगी कि चित्तौड़गढ़ को तो इस समय खिजराबाद नाम चल रहा था, चित्तौड़गढ़ छीनकर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया एवं चित्तौड़ में गोहिल राजवंश की सिसोदिया शाखा को प्रतिष्ठित किया। इसी सिसोदिया शाखा के नरेशों की उपाधि असल में राणा एवं महाराणा है। इससे पहले के जो शासक हैं, गोहिल शाखा जिसके प्रवर्तक थे गोहिल, और अंतिम थे रावल रतन सिंह, जो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। ठीक है, तो आगे देखिएगा, हमीर सिंह सिसोदिया ने फिर आगे जाकर, याद रखिएगा,
इनके पुत्र चौथी शिला से जानकारी मिलती है राणा क्षेत्र सिंह या खेता। ये और बतला दूं, क्षेत्र सिंह की एक पासवान या गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी, दासी कर्माबाई, जो जाति से खाती थी। और इन कर्माबाई से खेता ने 2 रत्न प्राप्त किए थे, 2 पुत्र पैदा किए थे, चचा और मेरा, जो आगे जाकर मेवाड़ के इतिहास में काफी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उसको अपन मेवाड़ के संदर्भ में ही देखेंगे। तो राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा सुल्तान अली शाह अथवा अमी शाह, याद रखिएगा, को परास्त किया था। अली शाह अथवा ये जानकारी भी आपको कुंभलगढ़ प्रशस्ति की चौथी शिला से प्राप्त होती है। आराम से यहां तक के सारे मैटर को आप लोग मेरे हिसाब से ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद का एक प्रमुख अभिलेख हमारे सामने आता है 1612 ईस्वी का आमेर लेख। आमेर लेख में रघुकुल तिलक शब्द का प्रयोग हुआ कछवा वंश के लिए। एक बात को याद रखिएगा, रघुकुल शब्द का उल्लेख गुर्जर प्रतिहारों के लिए भी हुआ है, लेकिन ग्वालियर अभिलेख में, ठीक है साहब। और जहांगीरी महल लेख, जहांगीरी महल लेख 1615 ईस्वी का है, पुष्कर का है। क्योंकि आपको मालूम है 1615 ईस्वी में जो मेवाड़ राणा थे अमर सिंह का संघर्ष चला था मुगल बादशाह जहांगीर के साथ, और उसमें जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ की तबाही के लिए भेजा था, और उसमें खुर्रम अर्थात शाहजहां सफल भी हुआ था। तो जहांगीर पर की मेवाड़ महाराणा अमर सिंह पर विजय और मेवाड़ महाराणा को झुककर संधि के लिए विवश होने की जानकारी जहांगीर महल अभिलेख 1615 ईस्वी से प्राप्त होती है। फिलहाल आप जो एक अभिलेख है वो देखिएगा, आमेर लेख। ये आमेर लेख 1620 ईस्वी का आमेर दुर्ग से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में कछवाहा राजवंश के लिए कछवाहा राजवंश के लिए याद रखिएगा रघुकुल तिलक शब्द का प्रयोग हुआ है। रघुकुल तिलक संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। मेरे लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर के रूप में आपको याद रखना होगा। फिर हमें एक अभिलेख और है जहांगीरी महल लेख, ये 1615 ईस्वी का है, पुष्कर से प्राप्त हुआ है। इससे जानकारी मिलती है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त करी। याद रखना, मेवाड़ पर विजय प्राप्त की और मेवाड़ राणा अमर सिंह को, याद रखिएगा, मेवाड़ राणा अमर सिंह को संधि के लिए विवश होना पड़ा था और अपने पुत्र कर्ण सिंह को भेजा खुर्रम के पास। फिर संधि संपन्न हुई थी। इसी प्रकार से शाहजहानी मस्जिद लेख है 1637 ईस्वी का, अजमेर से ही। इससे भी जानकारी मिलती है कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के साथ संघर्ष में जहांगीर की तरफ से मुगल सेना की कमान जहांगीर के शहजादे खुर्रम ने संभाली थी, और खुर्रम ने मेवाड़ विजय के लिए एक मनोती मांगी थी कि यदि मैं सफल रहा मेवाड़ विजय प्राप्त करने में तो अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूं, आप आराम से इस चीज को देख लीजिए। शाहजहानी मस्जिद लेख, शाहजहानी मस्जिद लेख 1637 ईस्वी का है।
अजमेर से प्राप्त होता है। जानकारी क्या मिलती है कि मुगल शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ राणा अमर सिंह पर विजय हेतु मनौती मांगी थी एवं इसके पूरा होने पर यहां पर एक अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका पूरा होने पर अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, ये है शाहजहानी मस्जिद लेख। क्लियर है? देख लीजिए, शाहजहानी मस्जिद लेख आराम से पूरा पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से एक और बड़ा अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, वहां से एक लेख और मिलता है, दरगाह बाजार की मस्जिद लेख, जो 1652 ईस्वी का है। ये थोड़ा सा मतलब लीक से हटकर लेख है जो राजस्थान से प्राप्त हो रहा है। इस लेख से जानकारी मिलती कि इस लेख की प्रतिष्ठा और यहां पर जो मस्जिद है उसका निर्माण तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी बाई के द्वारा करवाया गया था। तो दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख अगला है। दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख। दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख याद रखना 1652 ईस्वी का है, अजमेर से प्राप्त हो रहा है। अजमेर में जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां से प्राप्त हो रहा है। 1652 ईस्वी का यह लेख है और इस लेख के अनुसार यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण जो तानसेन था, जिसको सरस्वती कंठाभरण की उपाधि, सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी तानसेन को। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि पिछले 1000 साल में तानसेन जैसा संगीतज्ञ उत्पन्न नहीं हुआ है। उसकी पुत्री तिलोकदी बाई के द्वारा यहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। क्या जानकारी मिलती है? अकबर का दरबारी नवरत्न प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री तिलोकदी बाई ने यहां पर, याद रखना, यहां पर किसी मस्जिद का निर्माण करवाया था। स्क्रीन से थोड़ा सा मैं हट जाता हूं ताकि आप जितना जल्दी हो सके इसको उतार लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं एक और फारसी, ये जितना भी ये मुस्लिम जो लेख प्राप्त हो रहे हैं इन सबकी भाषा पर्शियन है, फारसी है, याद रखना। 1654 ईस्वी का ही अजमेर से हमें एक लेख और प्राप्त होता है जो कि शाहजहां द्वारा अजमेर क्षेत्र में, राजस्थान में मूर्ति पूजा पर, बुत परस्ती पर प्रतिबंध लगाए जाने का जिक्र करता है, जो कि शाहजहां दरवाजा दरगाह लेख कहलाता है। शाहजहां दरवाजा दरगाह लेख है, 1654 ईस्वी का है। और याद रखिएगा कहां से प्राप्त हो रहा है? ये प्राप्त हो रहा है अपने को अजमेर से। मैं उम्मीद करता हूं कि जो यात्रा चल रही है राजस्थान हिस्ट्री सीरीज की और अभिलेख वाली,
इसमें काफ़ी हाई एकेडमिक कंटेंट का वेटेज और आप लोगों को प्रसन्नता भी हो रही होगी जब भी आप कभी इस क्लास को देखेंगे, इस सेशन को पढ़ेंगे। अजमेर से ये लेख प्राप्त होता है और इस लेख से जानकारी मिलती है कि शाहजहां ने इस प्रदेश में बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। फाइनली इस सेशन का लास्ट इंस्क्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं राज प्रशस्ति, 1676 ईस्वी का है। नौचौकी स्थान राजसमंद झील पर है। महत्वपूर्ण में बाकी तो अभिलेख कई सारे हैं। तो राज प्रशस्ति जो विश्व का सबसे बड़ा 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण अभिलेख है और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो कि 1676 ईस्वी का है। यद्यपि कई परीक्षाओं में, कई गाइड्स में, कई पुस्तकों में 1680 दे रखा है, जो गलत है, अनैतिहासिक है। कहते हैं इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाने में पूरे 14 वर्ष का वक्त लगा था। यद्यपि जो राज समुद्र है उसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए हुआ था। मैं एक लाइन थोड़ा गलत कर गया। इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि राज समुद्र के निर्माण में 14 वर्ष लगे थे। 25 शिलाओं पर लेख उत्कीर्ण है। मुझे नया पेज ओपन करना मतलब खोलना ही पड़ेगा, अथवा जिसके बिना काम नहीं चलेगा। आइएगा देखते हैं राज प्रशस्ति। सोलह सौ 76 ईस्वी का है। तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट का ये है, मारना राज सिंह का है। तो पहली बात तो ये अभिलेख 1676 ईस्वी का है। राज समुद्र झील, जिला राजसमंद पर ये अभिलेख उत्कीर्ण है और प्रशस्तिकार जो हैं वो हैं तेलंग ब्राह्मण, याद रखिएगा, रणछोड़ भट्ट। तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट प्रशस्तिकार हैं। 1676 ईस्वी का ये अभिलेख है। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण यह लेख, 25 शिलाओं पर, याद रखिएगा, उत्कीर्ण यह लेख विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है। 1676 ईस्वी में जब राज समुद्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया था, तब यह लेख उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है जी। राज समुद्र झील का जो उत्तरी छोर है, नौचौकी स्थान, उत्तरी सिरा, नौचौकी स्थान पर यह लेख प्रतिष्ठित है। ठीक है साहब। क्या क्या जानकारी मिलती है? पहली जानकारी कि राज समुद्र के निर्माण में कुल 14 वर्ष लगे। क्लियर है? 1662 to 1676। और जिस समकालीन नरेश की ये बात करता है वो हैं मेवाड़ के राणा राज सिंह। ये लेख राणा राज सिंह, जिनकी उपाधि है विजय कटकाटू। तो पहली बात तो एक कुल 14 वर्ष का वक्त लगा है। जब 1676 ईस्वी में जब पूर्णाहुति हो रही है इस राज समुद्र की, या इस जलाशय तो नहीं, झील ही है, तो उस अवसर पर 25 शिलाओं पर यह लेख प्रतिष्ठित करवाया गया था। अच्छा, इसी लेख से जानकारी मिलती है, इसमें एक अनैतिहासिक तथ्य हो रही है, ये भी बता दूंगा मैं, गलती। राज प्रशस्ति ये कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध को प्रताप ने जीता और हल्दी घाटी युद्ध में
मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर ने उपस्थित होकर किया था। हम जानते हैं बेकार की बात है, अनैतिहासिक तथ्य है। अकबर उस समय मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित था और इस युद्ध का जो जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया राणा प्रताप के विरुद्ध। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व प्रधान सेनापति के रूप में मानसिंह कछवाहा, कुंवर मानसिंह कछवाहा और उसके अंडर में आसफ खान ने किया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत है ही सही। तो एक तो राज समुद्र के निर्माण में कुल 14 वर्ष लगे, एक अनैतिहासिक तथ्य। अनैतिहासिक तथ्य जो आपको कहां से प्राप्त होता है? राज प्रशस्ति से, कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर द्वारा युद्ध स्थल में उपस्थित होकर किया था, ये गलत है। युद्ध स्थल में उपस्थित होकर किया गया था, ये पूरी तौर पर अनहिस्टोरिकली फैक्ट है जिसका कोई आधार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इस अभिलेख में जिसको आप राज प्रशस्ति बोल रहे हैं, कुछ बातें बड़ी ही जो मैंने कहा अनैतिहासिक है। 50 पल सोने के कंकण पहनने की जानकारी बप्पा रावल के संबंध में यहाँ दी जा रही है और बप्पा रावल के नाम का उल्लेख बाष्प के रूप में हुआ है। दूसरा, बप्पा रावल को बाष्प नाम से उल्लेखित किया गया है। बप्पा रावल जो 50 पल स्वर्ण कंकण पहनता था अपने हाथों में, 50 पल स्वर्ण कंकण पहनता था, ये बड़ा ही अनैतिहासिकता बड़ी बात है। एक दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? राज प्रशस्ति रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती के संदर्भ में भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं। ये कहता है राज प्रशस्ति कि रानी पद्मावती का पति लक्ष्मण सिंह है। अब लक्ष्मण सिंह कौन है? रावल रतन सिंह का बड़ा भाई, जिसको सिसोदा गांव की जागीर मिली हुई थी, जो अपने 12 भाइयों और 7 पुत्रों सहित अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष में मारा गया था। ये प्रशस्ति एक और जानकारी देती है कि जब राणा प्रताप और उनका प्रिय अश्वचेतक युद्ध स्थल में मानसिंह के साथ युद्ध जो हाथियों का संघर्ष हुआ था मर्दाना के साथ, जब उसमें घायल हुआ और वहां से चेतक और प्रताप निकल भागे, तो प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने प्रताप का साथ दिया था। ठीक है, ये कहता है कि राजसमंद झील के निर्माण के लिए जो कारीगर थे वो लाहौर, गुजरात, कई जगह से बुलाए गए थे। तो कई अनैतिहासिक तथ्यों की जानकारी ये प्रशस्ति देती है। पहला तो ये हो ही गया। दूसरा जो गलती यहाँ पर दे रखी वो है रानी पद्मावती का पति रावल रतन सिंह को ना बतलाकर रावल लक्ष्मण सिंह को बताया गया। का पति लक्ष्मण सिंह सिसोदा था, जो कि ये सारे तथ्य सिरे से ही आराम से आप इन सब चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए। अनैतिहासिक तथ्य हैं जिनका असल में किसी भी प्रकार से कोई क्या कहना चाहिए, कोई हिस्टोरिकल वेटेज नहीं है। ये गलती है तो है, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक अंतिम अभिलेख का मैं आपको और जिक्र करूंगा जो 12 जिले से प्राप्त हुआ 1679 का, और इसमें औरंगजेब
के बारे में जानकारी मिलती है। शाहाबाद लेक है, आप जानते हैं 12 जिले में एक किला है शाहाबाद किला, 1679 का ये है। यहाँ पे कहते हैं कि अकबर औरंगजेब ने कभी अपना दरबार लगाया था शाहाबाद में, तो ब्राह्मणों ने और यहाँ की स्थानीय जनता ने औरंगजेब के शाहाबाद दरबार में उपस्थित होकर जो यहाँ मुगलों के द्वारा जो एक स्थानीय टैक्स लगाया जाता होगा सायर नामक कर, उसको हटाने की मांग की गई थी। लिख लीजिएगा शाहाबाद लेक। लास्ट इस सेशन का आज मैं लास्ट ये ले रहा हूँ, इसके बाद अभिलेख फाइनली समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद फिर मैं जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में कम से कम 2 सेशन की जानकारी दूंगा। फाइनली फिर जाकर ऐतिहासिक स्रोत पूरे होंगे, उसके बाद फिर हम सभ्यताओं पर चर्चा करेंगे, सभ्यताओं पर अपना एक समालोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। और यकीन मानिएगा आप लोग ताउम्र याद रखोगे जब तक कि आपका सरोकार इन चीज़ों से पढ़ेगा कि आपने कहाँ किससे पढ़ा था, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक लेख अपने को और प्राप्त होता है जो कहलाता है शाहाबाद लेख। 1679 ईस्वी का है और कहां से प्राप्त हो रहा है याद रखना, जिला बारां से। ये लेख क्या कहता है कि ब्राह्मणों ने औरंगजेब मुगल बादशाह औरंगजेब के शाहाबाद दरबार में उपस्थित होकर सायर नामक कर हटाने की मांग की थी। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि औरंगजेब इस बात पर सहमत हुआ था या नहीं हुआ था। मुझे लगता कि औरंगजेब की जो नीति, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि औरंगजेब ने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे ये कहा जाए कि इसने कई मंदिरों को दान अनुदान भी दिए करे हैं, जो भी है। लेकिन हमें जानकारी ये मिलती है कि ब्राह्मणों के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने औरंगजेब के मुगल बादशाह औरंगजेब के शाहाबाद दरबार में उपस्थित होकर 1679 में ये डिमांड की थी कि हिंदू प्रजा पर जो यहाँ की स्थानीय मुगल अधिकारियों के द्वारा जो एक सायर कर लगाया जा रहा है, प्लीज आप उसे हटाइए। और इसी पंक्ति के साथ में आज अभिलेख ऐतिहासिक सोर्सेज में, हिस्टोरिकल सोर्सेज या ऐतिहासिक स्रोतों में अभिलेखों वाले सेशन को पूर्ण विराम देता हूँ। नेक्स्ट सेशन का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।